हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त रवि कुमार। दोस्तों, आज जो है फिजिक्स से संबंधित एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो है आपका इस वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर। दोस्तों, वेक्टर एंड स्केलर यानी कि सदिश, सदिश और अदिश। दोस्तों, सदिश और अदिश ये क्या चीज है? देखिए दोस्तों, जिस तरह से होरोलॉजी में 12 क्वांटिटीज या 12 राशियां होती है, जैसे कि मेष, सिंह, लियो, उसी तरह से फिजिक्स में भी दो क्वांटिटियां होती हैं, दो राशियां होती हैं। वह राशियां हैं आपकी वेक्टर एंड स्केलर, जिनमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की माप करते हैं, उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। तो आइए हम इनके बारे में अब पढ़ते हैं। पहली राशि है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दोस्तों, अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिनमें सिर्फ परिणाम हो, परिणाम यानी उनका रिजल्ट हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ परिमाण होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं हो, नहीं हो। यानी कि इन्हें निश्चित नहीं किया जा सकता कि किस दिशा में नापी गई है। तो इन राशियों को, ऐसी राशियों को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि किसी रस्सी को आप ले लीजिए और उसकी लंबाई हम बोल दिए 50 मीटर, या कोई भी आपकी दूरी हो गई जो आपकी बताएगी। किसी भी आप दूरी को लीजिए, किसी भी आप समय को लीजिए, समय भी जो है आपका डायरेक्शन नहीं बताएगा। मान लीजिए 10 मिनट। अब बताइए, आप इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय का डायरेक्शन नहीं होता है, समय की दिशा नहीं होती है। ठीक इसी तरह यह अदिश राशियों की जो है दिशा नहीं होती है। 50 मीटर बोल दिए, इसका मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर जो है वह किस दिशा में आपको मालूम नहीं है। इसलिए हम आपसे बोले कि स्केलर क्वांटिटी में जो है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। ध्यान दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी आप याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सही है, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन नहीं होगा। यह जो है आप याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी के लिए यह जो है सत्य है। आइए स्केलर क्वांटिटी की कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, हमने आपको मूल मात्रकों को भी बताया होगा। मूल मात्रक जो होते हैं 7 होते हैं। उनमें से आप देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान यानी कि मास, सेकेंड यानी समय, ताप, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, यह सभी हैं जो अदिश राशियां हैं। उसके अतिरिक्त अदिश राशियों में चाल, दाब, कार्य, शक्ति, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, विद्युतीय विभव इत्यादि। यह सभी राशियां जो है दोस्तों
अदिश राशियों के उदाहरण है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कार्य कैसी राशि है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है। आप उसके बाद हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी की ओर, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या है। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी जो है वह है आपकी जिन भौतिक राशियों में परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है। परिणाम भी होता है दोस्तों और दिशा भी होती है। परिणाम एवं दिशाएं दोनों होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर है कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन, हमने क्या बताया, डायरेक्शन दोनों होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि इसका उदाहरण हम देते हैं और आप समझ जाइएगा। किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कि वस्तु है, आपने उठाकर इसको फेंक दिया और यह यहाँ पर आ गया। जी आपने उठाकर फेंकते समय जो बल लगाया था दोस्तों, आपने मान लीजिए इस पर जो बल लगाया फेंकने के समय, जो निश्चित ही या किसी दिशा में जाएगी जब फेंकिएगा तो, जैसे ही यह किसी निश्चित दिशा में जाएगी तो इसमें तो एक परिमाण हो जाएगा कि यह दूरी भी तय कर लेगी और यह एक दिशा में जाएगी। दोस्तों जैसे ही इसमें परिमाण और दिशा दोनों आएंगे वह जो हो जाएगी आपका वेक्टर क्वांटिटी। यानी दोस्तों जो बल है वह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन की इकाई दोस्तों होती है मीटर। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। यह जो है दो बिंदु है ए और बी, और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है मान लीजिए यह 5 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी जो दूरी है ऐसे भी नाप सकते हैं, ए से बी तक जाने के लिए, और ए से बी तक जाने के लिए यह भी दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि किसी भी एक निश्चित दिशा में ही होगी दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ पर जो है आपका डायरेक्शन बना रहे हैं। इस डायरेक्शन में मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वह एक निश्चित दिशा में ही होगी। यही निश्चित दिशा जो है वह, और जो इसका परिमाण है दोस्तों, यहाँ से ए से और बी तक मान लीजिए यही 5 किलोमीटर है, तो यह हो गया आपका परिमाण। और यह जो है दिशा को सूचित कर रहा है कि मैंने ईस्ट नॉर्थ दिशा की ओर है यहाँ पर, तो यह एक निश्चित है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो है आपका सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। उसी तरह फिजिक्स में बल, विस्थापन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, संवेग। दोस्तों संवेग को मोमेंटम कहते हैं। संवेग जो होता है किसी वस्तु का संवेग, उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, यह जो दोस्तों है आपका सदिश राशि है। अन्य और भी सदिश राशियां हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। टाइप ऑफ वेक्टर जो है यह वेक्टर के प्रकार हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, आप इसे पढ़िएगा, याद कीजिएगा।
निश्चित ही आपको समझ में आने लगेगा। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर दोस्तों, टाइप ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों के प्रकार। पहला प्रकार है दोस्तों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी कि मात्रक सदिश। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मात्रक सदिश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट। यूनिट का अर्थ होता है इकाई। इकाई यानी कि जिस सदिश का मान एक इकाई हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दोस्तों यूनिट वेक्टर को हम कैप द्वारा सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एक वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर लिखना है तो एक के ऊपर अगर हम कैप डाल देंगे तो यह जो आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इसको ही हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और दोस्तों आप एक बहुत ही जरूरी चीज याद रखिएगा, वह है यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए बाई मॉडुलस ए। दोस्तों अब यह मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। मॉडुलस होता है मापांक, इसको मापांक कहते हैं। जैसे कि कोई आपका वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मॉडुलस जो हो जाएगा दोस्तों वह अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 34। दोस्तों यह आपको आगे मैं बताऊंगा कि इस पर जो संबंधित सवाल है कैसे होंगे, ये आई जे और के क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यह याद रखिए कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है कैप ए बराबर वेक्टर ए बाई मॉडुलस ए। उसके बाद है दोस्तों शून्य सदिश। शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जीरो वेक्टर कहने का मतलब है कि जिस वेक्टर का परिमाण याद भी नहीं करने की जरूरत है दोस्तों, ध्यान से बस सुनिए और समझिए, आपको याद हो जाएगा। परिमाण जीरो यानी इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों शून्य हो, उसे ही शून्य सदिश कहा जाता है। उसके बाद जो आपका दोस्तों वेक्टर है वह है नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद जो वेक्टर है दोस्तों नेगेटिव वेक्टर है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी वेक्टर पर और चर्चा करते हैं। वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं दोस्तों? वेक्टर को हम तीर के चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। यह जो तीर का चिन्ह है, इस चिन्ह में जो यह मूल बिंदु को ऑरिजिन या पाद कहा जाता है दोस्तों। जो यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु भी बोलते हैं इसको। इस हेड को, जो तीर का शीर्ष है, वह हेड बोला जाता है। यह जो है आपको डायरेक्शन का ज्ञान देता है कि डायरेक्शन किस दिशा में है, यानी कि जो वेक्टर है उसकी दिशा क्या है। इसे हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। दोस्तों अगर यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, मान लीजिए, तो यह जो है ए और बीच में जो दूरी होगी उसको ही हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और जो यह तीर है वह दर्शाएगा, तीर का जो चिन्ह है वह शीर्ष को। दोस्तों इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेक्टर ए बी। जैसे ही हम वेक्टर ए बी लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो मूल बिंदु है यानी ए से शुरू हो रहा है और बी पर
जाकर रुक रहा है। यह जो है वेक्टर ए बी है और इसको हम वेक्टर ए बी पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि ए बी जो है इसके बीच की जो दूरी है वह ए है, तो हम इसे वेक्टर ए भी लिखते हैं दोस्तों, वेक्टर ए भी लिखते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है दोस्तों, आइए उसके बारे में जानते हैं। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नेगेटिव वेक्टर जो है वह विपरीत सदिश से कहलाता है। विपरीत सदिश है, यानी कि यदि एक सदिश वेक्टर ए बी है तो इसका जो विपरीत सदिश होगा दोस्तों माइनस वेक्टर बी ए होगा। ध्यान से देखिएगा, यह जो है ए से बी तक है वेक्टर ए बी, तो इसका विपरीत सदिश होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। इसका जो है यहाँ से जो शीर्ष जो मूल बिंदु है अब बी हो जाएगा, यहाँ पर मूल बिंदु ए है और यह हो गया ए जो हो गया शीर्ष, लेकिन जो इसकी दिशा है दोस्तों वह चेंज हो जाएगी, माइनस बी ए। दोस्तों परिमाण तो सेम रहता है नेगेटिव वेक्टर का, लेकिन जो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन जो है वह चेंज हो गया, इसलिए यह जो है ए बी वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस बी ए। इसके बाद है दोस्तों समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। दोस्तों इक्वल वेक्टर क्या है, जिन दो सदिशों की परिमाण भी समान होगा और उनकी दिशा भी सेम होगी। मान लीजिए यह एक वेक्टर है ए बी, इसकी परिमाण और दिशा वेक्टर सी डी के ही जैसे है, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी जो है वह समान सदिश बोले जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों कोइंसियल वेक्टर। कोइंसियल वेक्टर क्या है दोस्तों, यानी कि समांतर सदिश। नाम से ही स्पष्ट है कि कोइंसियल वेक्टर में अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी दोनों जो है एक ही लाइन में है, जैसे कि एक ही लाइन में है तो यह अर्धि समानांतर है, तो इन्हें हम कोइंसियल सदिश कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका जो है यह हो गया सदिशों का प्रकार। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इन सदिशों को एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है। तो आइए हम सदिशों का एडिशन देखते हैं, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों। अगर सदिश को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर दोस्तों सदिशों को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए अगर यह आपका एक वेक्टर है जिसे हम ए से सूचित करते हैं और यह जो है आपका वेक्टर एक बी है, इसे हम बी से सूचित करते हैं, तो इन दोनों को हमको कैसे जोड़ना है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको
कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप वेक्टर ए को लीजिएगा। वेक्टर ए को हम ले लिए, यहाँ पर वेक्टर ए को लिख दिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने वेक्टर ए को लिख दिया है, यह है वेक्टर ए। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वेक्टर बी को आपको लेना है। वेक्टर बी यानी कि यहाँ पर है दोस्तों वेक्टर ए के शीर्ष, वेक्टर ए का जो शीर्ष है वह वेक्टर बी के ऑरिजिन से आपको जोड़ना है। मान लीजिए हो गया आपका वेक्टर बी का ऑरिजिन। देखिएगा ध्यान से, यह वेक्टर ए का शीर्ष और वेक्टर बी का यह ऑरिजिन हो गया। यह जो है वेक्टर बी का शीर्ष हो गया और यह आपका है वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का शीर्ष ओ है, यहाँ पर ओ मान लेते हैं दोस्तों, और वेक्टर बी का जो शीर्ष है उसको हम पी मान लेते हैं। यह जो बिंदु है इसको हम डी मान लेते हैं। कोई भी अंक मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सदिशों का योग क्या होगा दोस्तों? यह जो सदिश है इसको हम जब वेक्टर जोड़ेंगे तो इसके लिए हमको बिंदु जो वेक्टर बी है उसके शीर्ष को वेक्टर ए के मूल बिंदु से जोड़ना होगा, और जो परिणाम आएगा वह जो है आपका रिजल्ट जो आएगा वेक्टर आर। मान लीजिए इसका जो कुछ भी तो रिजल्ट आएगा करेगा, तो यह जो रिजल्ट है दोस्तों वह होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो है रिजल्ट आएगा जो सरल रेखा से जोड़ देते हैं इसको और इसका परिणाम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसका एक और तरीका होता है, लेकिन वह तरीका जो होता है आपको हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। आप लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए के शीर्ष बिंदु को वेक्टर बी के मूल बिंदु से जोड़कर और एक वेक्टर बी के शीर्ष बिंदु को वेक्टर ए के मूल बिंदु से एक सरल रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है, और जो वेक्टर बी का मूल बिंदु है, जो वेक्टर बी का शीर्ष है, वह वेक्टर ए के मूल बिंदु से जब जोड़ते हैं तो वहीं पर रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, यानी कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी बात इस वेक्टर में जो हम एडिशन बोल रहे हैं वह है यदि कि वेक्टर ए हो गया और यह वेक्टर बी हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि इनके बीच थीटा कोण बनता है दोस्तों, इन वेक्टरों के बीच यदि कोई कोण बन जाता है, यहाँ पर तो कोई कोण नहीं बना था तब हम इसको वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किए थे, लेकिन इस वेक्टर में यदि कोण बन जाता है दोनों के बीच तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, जस्ट इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोस्तों हमको चतुर्भुज खींचकर ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका वेक्टर ए हो गया, दोस्तों यह जो है वेक्टर ए हो गया। उसके बाद यह आपका वेक्टर बी हो गया, और इनके बीच जो है थीटा कोण बन गया है दोस्तों। इनके बीच का जो कोण है वह थीटा कोण बन गया है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वह निकालने के लिए हम एक चतुर्भुज खींचेंगे और इसके तहत इसको हम निकालेंगे। दोस्तों यह वेक्टर ए और यह वेक्टर बी, यह एक बिंदु है, इसको मिला देते हैं। इसका जो रिजल्टेंट होगा इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है इससे ज्ञात होगा, यानी कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा कि
यह कोण के बीच ए और बी जो है ये थीटा कोण के बीच है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वह क्यू है या थीटा है। इसका परिणामी जो है रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और इनके बीच का कोण यदि हम अल्फा मान लेते हैं दोस्तों, यह जो परिणामी है और ये जो वेक्टर बी है आपके पास, इसके जो बीच का कोण है यदि हम अल्फा मान लेते हैं तो परिणामी सदिश रिजल्टेंट आर जो है, परिणामी सदिश रिजल्टेंट आर जो है वह होगा दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यदि इनके बीच का कोण थीटा है तो देखिए वेक्टर है वेक्टर भी, इनके बीच का कोण थीटा है, लेकिन इनका जो परिणामी है वह जो है दोस्तों वेक्टर आर, जो यहाँ पर बताए थे कि परिणामी कैसे निकालते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए इन दो परिणामियों के बीच इस जो परिणामी वेक्टर है और वेक्टर बी के बीच के कोण को यदि हम अल्फा मानते हैं दोस्तों, तो अब बताइए अल्फा मानते हैं दोस्तों, तो देखिए वेक्टर आर जो है वह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तथा दोस्तों आप यहां से देखिएगा tan अल्फा, tan अल्फा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, tan अल्फा इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए साइन थीटा, दोस्तों यह साइन थीटा के साथ परिणामी होगा ए साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये लंब मान लिया गया है, ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। दोस्तों यह एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप याद रखिएगा कि जो परिणामी सदिश है वह होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोस्तों उसके बाद है सदिशों का योग, सदिशों का जो योग है उसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसके कुछ गुण हैं दोस्तों। आइए उन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अब आप ध्यान रखिएगा, देखिए यह जो सदिश है, सदिशों के योग, सदिशों के योग के गुणधर्म, गुणधर्म दोस्तों यह जो है सदिशों के योग के कुछ गुणधर्म हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि सदिशों का गुणधर्म जो है वह क्रम विनय, विनय नियम यानी कम्युटेटिव, कम्युटेटिव लॉ का पालन करते हैं दोस्तों। यानी कि ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यह कम्युनिकेटिव लॉ है। उसके बाद है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दोस्तों यह आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है सदिशों के घटाना। सदिशों को हम कैसे घटा सकते हैं दोस्तों, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं।
सदिशों को घटाने के लिए दोस्तों, सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दोस्तों सदिशों को घटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, एक आपको सदिश दिया गया है वेक्टर ए, और यहां पर आपको एक सदिश दिया गया है वेक्टर बी। आपको घटाना है दोस्तों। देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यह हो गया आपका वेक्टर ए। वेक्टर ए के शीर्ष को वेक्टर बी के मूल बिंदु से जोड़ते हैं, और वेक्टर, जैसे ही वेक्टर बी को हम वेक्टर बी के मूल बिंदु से जोड़ते हैं दोस्तों, अब देखिए जब हम एडिशन कर रहे थे उसमें जो यहाँ पर हम वेक्टर बी के शीर्ष और वेक्टर ए के मूल बिंदु को मिला रहे थे तो हमको एडिशन प्राप्त हो रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, कि हमने आपको नेगेटिव वेक्टर बताया था, यानी कि हमको घटाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर वेक्टर बी को जो नेगेटिव वेक्टर होगा वह होगा माइनस वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो है परिणाम और दिशा में सेम होगा, यानी वेक्टर बी का जो वेक्टर माइनस बी, कहने का मतलब कि जो दिशा है वो सिर्फ चेंज हो गई है लेकिन परिणाम वही होगा। इसको जो है वेक्टर बी को हमने नीचे की तरफ लाया और फिर पुनः वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला दिया। यही जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही जो है सदिशों का सब्ट्रैक्शन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिशों का संयोजन। दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आइए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है दोस्तों, जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी हम आपको बता रहे हैं, उसे एक बार आप पढ़िएगा, पुनः घर पर भी पढ़िएगा, कोई बुक ले लीजिएगा, उस बुक से पढ़िएगा। आपको टोटल जो चीज़ें हम बता रहे हैं एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी। आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इनसे आने वाले वेक्टर से या अन्य जो चैप्टर है उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप सुविधापूर्वक बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब कंपोनेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दोस्तों रिसोल्यूशन या सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। दोस्तों रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या भाई, देखिए एक्स वाई किसी भी तल में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है एक तल है यानी कि प्लेन है। यहाँ पर यह एक्स वाई तल बोला जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। दोस्तों यहाँ पर यह मूल बिंदु है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यह जो यहाँ जो है आपका एक वेक्टर है जो थीटा कोण बनाता है। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका थीटा कोण बनाता है, और यह जो एक्सिस है आपका ए एक्स, इसको ए एक्स एक्सिस, ए एक्स लिखे हैं मतलब कि एक्सिस एक्स पर, और यह जो है ए वाई, यानी इसको हम ए वाई ओ वाई बराबर ए वाई मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो कोण है टोटल 90 डिग्री का है यहाँ पर। इसके बाद यह एक बिंदु है, एक्स तक है, इसको वाई तक लेते हैं, ये जो एक्सिस है आगे की तरफ बढ़ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो इस बिंदु को जो ए, यहाँ पर एक बिंदु है ओ ए, यह एक वेक्टर है। यहाँ से इसको हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर
आप देखिएगा ए एक्स क्या होगा, ए एक्स जो होगा यहाँ पर तो रिजल्टेंट है और यह जो है आपका लंब हो जाएगा। तो ए एक्स बटा में ओ ए, यहाँ पर दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होगा, हमने आपको बताया था कि यदि यह 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी दोस्तों इसको मिलाते हैं 90 डिग्री का कोण है, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा बराबर ए एक्स बटा ओ ए एक्स बटा ओ ए। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ए एक्स बराबर ए एक्स एक्स बराबर ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा यानी कि ए कॉस थीटा, यानी कि ओ ए को ए माना गया है टोटल, ओ ए बराबर ए कॉस थीटा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ए वाई बराबर ए वाई, देखिए दोस्तों यहाँ से ए वाई बराबर यहाँ पर जो ए वाई होगी वह होगी आपका ए साइन थीटा। दोस्तों इन दोनों को हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब आप देखिएगा कि ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर यह जो एक्सिस है यहाँ पर ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दोस्तों यह जो है आपका रिजल्टेंट है, रिसोल्यूशन है। यहाँ पर आप देखिएगा tan थीटा बराबर ए वाई बटा ए एक्स, यानी कि लंब बटा आधार। यह जो है tan थीटा का वैल्यू हो गया और यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स। उसके बाद है दोस्तों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दोस्तों देखिएगा यह एक प्लेन है, यह एक प्लेन है, प्लेन का समतल है। इस समतल में यह जो है 3D फिगर है। यहाँ पर जो यह मूल बिंदु है इसको x मान लेते हैं, x अक्ष है, यह y है और यह z है। यह OZ जो है दोस्तों ऐसे नहीं है, एकदम लंबवत है इस पर, यानी कि यह जो कोण है 90 डिग्री का है, यह भी 90 डिग्री का है और यहाँ से जो यह कोण है इस दोनों के बीच में YZ के बीच में अभी 90 डिग्री का है। दोस्तों यह जो है आपका मान लीजिए O से तक इसकी जो एक इकाई है यानी x एक्सिस पर 1 0 0, यह मात्रक सदिश है। यहाँ पर 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 2। दोस्तों यहाँ पर यह जो है OA, यह हो गया OB और यह हो गया OC। इनका जो परिणाम है, परिणाम OA OB OC का जो परिणाम है वह 1 है। यह मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है दोस्तों, और इसे I J K से सूचित करते हैं दोस्तों। और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वह P है। मान लीजिए यह पोजीशन वेक्टर है P है दोस्तों।
यहाँ पर यह जो है मात्रक सदिश है जो कि क्रमशः एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यह तीनों के साथ एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो है रिस्पेक्टिवली जुड़ा रहता है, और पोजीशन वेक्टर का जो मान होता है वह होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों यह तो है पोजीशन का मान, और यह जो है एक्स आई वाई जेड और जेड के, इसी को हम कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले बार हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सदिशों का जो है वह क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।